भारत के एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में चीन में भारत के राजदूत रह चुके अशोक कांता ने कहा है कि शी जिनपिंग का G20 के लिए भारत नहीं आना उनके लिए यानी कि अशोक कांता के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग ने अब तक G20 का एक भी शिखर सम्मेलन मिस नहीं किया है। पिछले महीने ही 24 अगस्त को शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना जिसे हिंदी में हम चीन कहते हैं, इसके पूर्व भारतीय राजदूत अशोक कांता ने कहा है कि चीन ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत और पश्चिम देशों से संबंधों को लेकर खुश नहीं है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि चीन G20 प्लेटफॉर्म पर खुद को सहज नहीं पा रहा है, और खास बात तो ये भी है कि चीन इस सहजता को पाने के लिए यानी कि अपनी असहज स्थिति को सहजता में बदलने के लिए कोई खास कोशिश भी नहीं करना चाहता है। तो अब सवाल ये है कि क्या चीन भारत के साथ संबंधों में तनाव बने रहने देना चाहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है? क्या चीन भारतीय सीमा पर तनाव की स्थिति में बदलाव लाने के प्रयासों का ढोंग कर रहा है? क्या मोदी सरकार की चीन नीति फेल हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि सभी देश G20 बैठक में बहुत ही गंभीरता से शामिल हो रहे हैं, पर सवाल यह है कि चीन की गंभीरता पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह साफ संकेत है कि भारत और पश्चिमी देशों को चीन तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि G20 में शी का ना आना इसका कारण भारत से खराब संबंध कतई नहीं है। अब आप देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों देशों के प्रमुखों ने सीमा विवाद सुलझाने की बात की थी, मगर इस मुलाकात के कुछ दिन के बाद भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताने वाला नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे के जारी होने के बाद ही दोनों देशों के मतभेद फिर से खुलकर बाहर आ चुके हैं। कई सवाल हैं भारत और चीन के संबंधों को लेकर, G20 की सफलता को लेकर। ये सवाल क्या है, हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल आज के हैं कि क्या मोदी सरकार की चीन नीति फेल हो रही है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या विदेश नीति जो चीन के प्रति अपनाया गया है मोदी सरकार के नेतृत्व में, क्या वो फेल हो रही है? शी का नई दिल्ली ना आना भारत और पश्चिमी देशों के प्रति नाराजगी का संकेत बताया जा रहा है। ये क्या सही बात है? भारत चीन सीमा विवाद जो है, इससे जो तनाव उपजा है वो G20 समिट को सफल बनाने में रोड़े पैदा करेगा? ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट में कुछ ठोस नतीजे निकल पाएंगे, क्योंकि अब तक एक साल तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं G20 की भारत की अध्यक्षता में, एक भी साझा बयान मीडिया में सामने नहीं आ सका है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये तमाम जो सवाल है, हम अपने विशेष पैनलिस्ट से इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जय नारायण व्यास हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा। प्रदीप सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और जय नारायण सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा पहला ही प्रश्न ये है कि मोदी सरकार की जो चीन नीति है वो फेल हो रही है, और बार बार चीन जिस तरह से अड़ियल रुख अपना रहा है, जिस तरह से मैसेज भेज रहा है भारत के साथ, भारत के रिश्तों के साथ, या फिर पश्चिमी देशों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं समझना चाहती हूँ कि क्या जो बॉर्डर पर तनाव है और जो दोनों देशों के जो संबंध है, जो बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी साफ दिख जाते हैं कि तनाव कितना गहराता जा रहा है, आप क्या कहेंगे कि ये नीति जो है चीन के प्रति मोदी सरकार की, वो फेल हो रही है? फेल हो रही है या सफल हो रही है वो तो कहना जरा जल्दी होगा। जयशंकर का जो एसिड टेस्ट है वो बहुत नजदीक है। ये जो समिट हो रही है जी, उसका आपने सही उल्लेख किया कि आज तक हजारों मीटिंग हुई, इसमें एक का भी कोई मसले पे कहीं कोई वो नहीं हुआ कि स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशंस नहीं आई हैं जी, कोई कुछ नहीं हुआ। तो आप जानते हैं मलेशिया virtually burnt midnight oil to get the communique issue. Now the real test of Mr. Jayashankar will be
what is the communique that is going to be issued? If at all it will be issued, right now my personal gut feeling says that it will be very, very difficult, if not impossible, to get a communique issued at the end of the conference. And if it doesn't happen, then I think one doesn't have to say it in so many words. सर, आपसे निवेदन है कि अगर आप हिंदी में कहें तो हमारे दर्शकों को स्पष्ट रूप से चीजें समझ आएंगी। जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अभी कम्युनिक इशू होना, ये जो आपने कहा कि स्टेटमेंट नहीं इशू हुआ, अभी कॉन्फ्रेंस करीब अब अंत तक जा रही है जी। तो इसके बाद में कोई समझौता होता है, कुछ मुद्दों पे कोई बात, एक्शन पॉइंट पे कोई बात होती है। मैं नहीं मानता ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि हजारों मीटिंग हुई है बैकग्राउंड में, सचिव स्तर की भी हुई होगी, मिनिस्टर स्तर की, फॉरेन मिनिस्टर स्तर की। आज तक तो उन्होंने कोई किसी मुद्दे पे सहमति नहीं बनाई है। तो अब ये लोग आ रहे हैं और आके सर्वसम्मति कोई मुद्दों पे हो जाएगी। मैं नहीं मानता कि ये उतना आसान है। शी जिनपिंग के लिए नहीं आने के लिए एक से ज्यादा रीजन थे। एक पहला रीजन है कि भारत और उनके संबंध में खटास आ रही है, और वो बुकिंग अप के लिए पार्टली जयशंकर भी जवाबदार है, जिस तरह का साउथ अफ्रीका में हुआ। और कमिश्नर देयर एंड जयशंकर शुड बी स्क्वायरली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर creating a situation which led to unnecessary embarrassment for India and for their provinces. So Jaishankar these days he has not remained diplomat and he cannot be a politician. So he is somewhere in between, like Trishanko, fluctuating. And in that kind of a scenario, this is first time India has communicated in strong ways their objection to the map। चाइना हर साल करता है जी, और हर साल हम इनको इग्नोर करते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भारत ने कभी दी नहीं आज तक जी, ये पहली बार दी है। हमारे साथ डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा। प्रदीप सर, अगर आप तक मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज़, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि शी जिनपिंग अगर भारत नहीं आ रहे G20 के लिए, और उसके बैकड्रॉप में हम देखते हैं कि चाइना का न्यू मैप आ जाना, उसके बाद ब्रिक्स में जो हुआ, जिस तरह से बातचीत हुई और दोनों देशों का जो स्टेटमेंट आया उस बातचीत को लेकर, भारत कहता है कि चीन की गुजारिश पर ये छोटी सी मुलाकात हुई, और चीन ने कहा है कि ये भारत की गुजारिश पर जो है छोटी सी मुलाकात हुई। हालांकि जो स्टेटमेंट में निकल कर आया ये भी इतना कुछ ठोस नहीं था कि कहा जा सके कि हाँ जो है एक बड़ी अचीवमेंट है कि जो बॉर्डर का टेंशन है वो कम करने पर सहमति भी बनी है। प्रदीप सर, कैसे आप देखते हैं इस पूरी परिस्थिति को, भारत और चीन के संबंधों की जब बात आती है? नेहा जी, भारत और चीन के जो संबंध हैं ये सदियों से खराब ही चले आ रहे हैं। सिर्फ एक जगह दोनों देशों में पहले कुछ प्रोग्रेस थी, वो थी ट्रेड, और आज की तारीख पे ट्रेड इम्बैलेंस भी चाइना के फेवर में है। इसके बावजूद कि इंडिया ने कई एक उनकी कंपनी है उन पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी जो ट्रेड इम्बैलेंस है उनकी फेवर में है। जहाँ तक रही बात चाइनीज जो शी जिनपिंग की आने की या ना आने की, इन एक्चुअलिटी एक तरह से ये कुछ मैसेज भेज रहे हैं कि जी हमें परवाह नहीं, लेकिन ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में क्या बातचीत हो रही है, पर्दे के पीछे क्या बातचीत हो रही है, ये ना आपको पता ना मेरे को पता। और कल को कहीं एक ऐलान हो जाए जिससे कि दोनों देश जो है वो कहें कि जी हमने बॉर्डर सिचुएशन या फलाना ढिमकाना इसमें कोई प्रोग्रेस कर ली है और अब ये होगा, तो इट इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। जो ग्राउंड रियलिटी है वो प्रेडिक्टेबल है और वो रीडेबल है, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि गलवान के बाद जहां जहां डिफेंस फोर्सेस ने अपनी रेखा खींच ली है उधर उधर वो मोर्चा जमा के बैठे हैं। जितनी देर लगेगी बातचीत होने में, जितने राउंड्स होंगे टॉक के,
उतनी देर चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहेगा और अपने डिफेंस मैकेनिज्म, इक्विपमेंट, वेपन्स, ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो बॉर्डर के नजदीक लाते रहेगा। इसी प्रकार से हमारी तरफ से भी जिस तरीके का बिल्डअप बॉर्डर्स पे हो रखा है, मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। सो अल्टीमेटली क्या है, बॉर्डर सिचुएशन और जो ये कॉन्फ्रंटेशनिस्ट रवैया अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये एक ट्रिगर का काम करेगी और दोनों देशों में कहीं ना कहीं संभावना है फिजिकल कॉम्बैट होने की दोबारा। जी, आपने बहुत ही बड़ी कंसर्न यहाँ पर दिखाई है प्रदीप सर, जो कि मुझे लगता है कि ये पूरी ऐसी परिस्थितियाँ भारत के लिए डेवलप कर सकता है जिसमें रूस भी उसका साथ शायद नहीं देगा, क्योंकि और अगर देखा जाए तो भारत बहुत बड़े पैमाने पर रूस से हथियारों की जो है आपूर्ति लेता है, वहाँ से सप्लाई होती है भारत को, तो एक बहुत बड़ा संकट ये भी दिखता है। रूस की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मज़े की बात ये है कि रूस चाइना को अपोज नहीं कर सकता और रूस अमेरिका के साथ सहमत नहीं हो सकता, और इंडिया जो है वो अमेरिका से वेपन लेने की कोशिश कर रहा है और मिल भी रहे हैं, लेकिन रूस को छोड़ना नहीं चाहता जी। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कितनी देर तक रूस चुप बैठेगा या कितनी देर तक चाइना रूस की पूंछ नहीं मरोड़ेगा कि आप इंडिया को ये वेपन्स और इक्विपमेंट देना बंद करो। क्या रूस चाइना के बरखिलाफ इंडिया के साथ खड़ा होगा? पहले जरूर खड़ा हुआ था जी, और पहले अमेरिका हमारे बरखिलाफ था। सो ये जो शतरंज खेली जा रही है इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रैटेजी में, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है इसकी। एक तरफ अमेरिका हमारे को वेपन्स दे रहा है, साथ में अमेरिका ये भी उम्मीद रखता है कि इंडिया को वो चीन के बरखिलाफ खड़ा करेगा रीजनल पावर के तौर पे जी। अगर वो चीन के बरखिलाफ इंडिया को खड़ा कर देता है रीजनल पावर के तौर पे, तो इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट प्रेडिक्टेबल है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका हमारे साथ किस हद तक खड़ा होगा जी, वो क्वेश्चनेबल है। चीन का जो इकोनॉमिक क्लाउड है जी, वो उसने यूरोप को डिवाइड करके रखा हुआ है और अमेरिका भी उसके बरखिलाफ आज की तारीख पे खड़ा नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी कह लो कि कोविड हो गया, ये हो गया, हम जो पैसिफिक ओशन में कॉन्फ्रंटेशन करेंगे, ताइवान के साथ खड़े होंगे। आप साथ में साथ ये भी सोचिएगा, एक कहावत है हिंदी में या पंजाबी में, समझ लो आप, रब नेड़े या कसुन। रब तो हो गया अमेरिका जो इतनी दूर बैठा है और कसुन है चाइना जी। तो इतनी लंबी चेन ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइंस के साथ अमेरिका किस हद तक ताइवान को या इंडिया को या ये जो पैसिफिक ओशन में पंगे चल रहे हैं, कितनी हद तक इसको एक वॉर जोन के तौर पे सस्टेन कर पाएगा। आपने सही जो है यहाँ पे सवाल उठाए हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं चीन के फेवरेबल सिचुएशन में ही भारत की जो नीति है इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। शायद भारत चाहता है कि वो गुट निरपेक्ष जो अपनी भूमिका है उसी पर आगे बढ़ता रहे, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो चीन के फ़ायदे में तब्दील होता नज़र आ रहा है और भारत कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में खुद को पा रहा है जो असमंजस की स्थिति है, असुरक्षित स्थिति बना रहा है। और जैसा आपने कहा कि एक बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। हमारे साथ जय नारायण व्यास भी बने हुए हैं। सर, मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो काला साया है, जो काली परछाई है G20 बैठक के बैकग्राउंड में, क्या लगता है कुछ ठोस निकल कर आएगा? पीएम मोदी की लीडरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। जय नारायण सर। देखिए, पहले 2-3 बात हम समझ लें जी। एक तो हम सच बात बताते नहीं किसी को।
जब तक सीडीएस ने नहीं बताया कि चाइना हमारी कुछ जमीन पे कब्जा करके बैठा है, चाइना गलवा और शौक रीजन में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर रहा है, चाइना दौलत बेग गोल्डी रोड पर सीधी नजर रख रहा है, तब तक तो हम बिल्कुल निश्चिंतता से कह रहे थे कि चाइना ने हमारी एक स्क्वायर इंच जगह भी नहीं ली जी। तो अगर आप देश के साथ इस तरह की गलत बात कर सकते हो आज के जमाने में, जबकि सैटेलाइट मैप्स कैन टेल यू एवरीथिंग कि इन्होंने 200 घर का विलेज बनाया है अपर पार्ट ऑफ शौक एंड गलवा, तो ये जो है ये बात है। दूसरी बात, चीन को आप छोड़ सकते हो। वी आर इंपोर्टिंग $4 billion वर्थ ऑफ intermediates, pharmaceutical intermediates and active ingredients. The day China stops you getting that, in 6 months you will not get in this country vitamins and antibiotics. So that is one. On auto controls, 25% of the more or less compulsory things come from China. The smartphones and electronic gadgets, you get a lot of supply from China. Even bicycles, 25% of the parts come from China. So why are we shy of telling at least truth that we are in this situation and we shall not be able to do much as far as quite a few of the things. You can't develop chips right in just 1 hour, 1 year's time or 2 years time. तो एक कई चीजें ऐसी है जो हम हमारी प्रजा को हम बताते नहीं, न मीडिया बताता है, न लोग समझते हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है उनकी तो हमें कोई पड़ी नहीं है। हम तो सर्वोच्च देश है और विश्व गुरु बनने के लिए पैदा हुए। ऐसे में कितना क्या ठोस निकलेगा आप, क्योंकि अब ये समापन की ओर जी मैं जहाँ तक समझता हूँ, और मैं शर्मा साहब के जितना निष्णात नहीं हूँ जी, अनुभव की बहुत बड़ी मर्यादा है। मैं कम्युनिक इश्यू नहीं होगा, ये मैं खुद मेरा गट फीलिंग है। अगर हो जाए तो इंडिया की इज्जत बच जाएगी। प्रदीप सर, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि आपने ये कबूला है कि जो चीन के साथ भारत के संबंध है वो शुरुआत से ही जो है वो परेशानियों भरे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है वो कभी नहीं देखी गई। सीमा पर जिस तरह से एक्सक्लेरेट करने की बात होती है, पीछे जाने की बात होती है, लेकिन फिर से बात होती है कि हम पीछे जाने पर सहमत हो गए हैं। ये बार बार जिन प्रयासों की बात होती है या फिर इतने स्तर की जो बातचीत हो गई है और उसके बाद भी कुछ नहीं निकल पा रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है भारत और चीन सीमा पर वो अब तक की सबसे मुश्किल स्थिति है? देखिए नेहा जी, स्थिति बॉर्डर के ऊपर लगभग इसी प्रकार की रही है। फर्क सिर्फ ये था कि गलवान से पहले कोई झड़प नहीं हुई थी। ठीक है, वहाँ भूटान और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन है उस इलाके में थोड़ा हुआ था कॉन्फ्रंटेशन, लेकिन फिर वो उधर ही रुक गया। इसके अलावा नाकुला में हुआ था जहाँ पे चीनियों ने अंदर आने की कोशिश करी, लेकिन भारतीय सेना ने उनको उधर ही रोक दिया, वो नहीं अंदर आ पाए। सबसे जो 67 के बाद जो भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है चाइना के साथ, ये ईस्ट लद्दाख में हुआ है, जो मई के महीने में जब वो बिहार बटालियन के साथ में इनका गलवान में हाथापाई हुई थी और कुछ एक हमारे जवान और कुछ इनके भी शहीद हुए थे उसमें। उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों साइड अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं, अपने वेपन्स जो हैं, चाहे तोप हो, चाहे टैंक हो, चाहे रेडार्स हो, चाहे ATGMs हो, कुछ भी आप ले लो, और अपने पैदल सेना, इसकी नफरी और तादाद जो है बढ़ा दी हुई है। डिफेंस प्रेपरेशन दोनों साइड में हो रखी हैं। सो अगर यही बात इस तरीके से चलती रही तो एक टाइम आएगा कि जहां हम दोनों सेनाएं बैठी हुई हैं मोर्चा पकड़ के, अल्टीमेटली वही लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगी।
जी। क्योंकि हम ना उस साइड जा सकेंगे ना वो इस साइड आ सकेंगे। और दोनों देश मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा भी जिम्मेवारी से कदम आगे उठाएंगे तो दोनों देशों को ये पता है कि न्यूक्लियर पार दोनों तरफ है और आप कोई भी जंग न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे ही रखना चाहेंगे, उसको आप क्रॉस नहीं करना चाहेंगे। सर क्योंकि अगर चाइना यूं सोचे, सुनिए, चाइना यूं सोचे कि भाई मैं हिंदुस्तान को न्यूक्लियर स्ट्राइक से बर्बाद कर दूंगा, तो सिर्फ हिंदुस्तान की ही बर्बादी नहीं होगी, उसमें चाइना को भी बहुत नुकसान होगा और इनको पता है ये। और उसके अलावा वर्ल्ड ओपिनियन क्या होगा। सो इन चीजों से हर देश सेंसिटिव है। पुतिन ने इतनी बार ऐलान कर दिया कि ये जो उज्बेकिस्तान में या कहाँ ये जो अपना यूक्रेन में जंग हो रही है, मैं अपने न्यूक्लियर वेपनरी डिप्लॉय कर दूंगा। 1 साल से ऊपर हो गया है। क्या इंडिकेशंस आपको हैं कि उसने न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है? सो ये न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं धमकी के लिए होते हैं, जंग को एक सीमा के अंदर रखने के लिए होते हैं। पहली बात तो न्यूक्लियर वेपन इसलिए होते हैं कि जंग हो ही ना। दूसरी ये होता है कि अगर जंग हो जाए तो ये न्यूक्लियर थ्रेट इस तरीके से की जाए जिससे कि जंग जो है सीमित रहे। जी, लेकिन जब जंग होती है सर, तो जंग में कोई नियम कायदे कानून जो है उसका अनुसरण नहीं किया जाता है। ये भी कई बार हमने युद्ध में देखा है। पर ये सिचुएशन जो है, न्यूक्लियर सिचुएशन ऐसी होती है, इसको आप यूं समझ लो कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि भाई हम भी आपको मार देंगे, नुकसान करेंगे, आप भी हमारे को करोगे, दोनों देशों का नुकसान होगा। तो एक बात जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, एक बात जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम कमांडर स्तर की वार्ता करते हैं और जब ये राजनीतिक स्तर पर शी जिनपिंग का दिल्ली ना आना एक संकेत कहा जा रहा है कि ये भारत के प्रति नाराजगी का संकेत है, इस संकेत का जब सैन्य वार्ता होती है तो उस पर क्या असर पड़ता है, कितना नकारात्मक असर पड़ता है? देखिए, सैन्य वार्ता जो होती है बॉर्डर में पुल बैक करने की, मेरे ख्याल से 24 मीटिंग्स हो चुकी हैं या शायद उससे ज्यादा हो गई होंगी जी। उसका क्या असर पड़ा है? तो ये शी जिनपिंग आता है नहीं आता है, ये तो आदेश अपनी सेना को देते हैं कि भाई आपने ये बातचीत करनी है, पीछे नहीं हटना, टाइम लो। वो पीछे नहीं हटना, अगली मीटिंग की डेट अनाउंस कर देते हैं और जो वो बीच में जो टाइम होता है उस दौरान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर लेते हैं। दोनों साइड में हो रहा है ये, सिर्फ ये नहीं कि चीन ही कर रहा है। और एक चीज जो हमको सबको समझनी चाहिए, ये डिफेंस प्लान्स जो होते हैं, सेना के प्लान कि भाई कैसे जंग लड़ना है, कहाँ मोर्चा पकड़ा हुआ है जी। ये पब्लिक डोमेन में कभी नहीं उतरने चाहिए। ये कोई मीडिया के जरिए जंग नहीं लड़ी जा रही और ना ही मीडिया के जरिए हम अपना पोल खोलना चाहते हैं। सो हिंदुस्तान ने क्या कुछ कर रखा है मैं क्यों बताऊं किसी को जी, बल्कि मेरे को भी नहीं पता जी। आप समझ रहे हैं ना क्यों जी, जी पब्लिक डोमेन में क्यों हम डालें कि भाई हमारी ऐसी तैयारी है, कच्ची है, पक्की है, क्या है क्या नहीं है। जी जी, हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की सुरक्षा कारणों से इस तरह की जो जानकारी है वो मीडिया में नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई जो जिम्मेदार पत्रकार है वो इस तरह के सवाल के जवाब भी ढूंढना चाहेगा, तलाशना चाहेगा। लेकिन हमारे साथ जय नारायण व्यास बने हुए हैं। सर, मैं समझना चाहती हूँ कि जब इंडोनेशिया में पिछली G20 की बैठक हुई थी, समापन हुआ था, तो एक डिक्लेरेशन ये आया था कि ये जो है परमाणु हथियारों का जो इस्तेमाल है ये नहीं किया जाएगा। एक ये सहमति बनी थी और ये बहुत बड़ी सहमति कही गई थी। अब जो स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, ऐसे में परमाणु हथियार के इस्तेमाल और इस पर सहमति और इससे आगे कुछ ठोस आएगा तभी हम मानेंगे कि मोदी लीडरशिप में जो G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, इसमें हमने बहुत ही ठोस दिए हैं और पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बजा है। I am very closely following most of the wars going on around the globe. जी. The nuclear technology is going to be obsolete. Nobody will be using nuclear technology. It is the artificial intelligence which is being used abundantly in even Russia-Ukraine war. Ji. So things are changing much faster, and you need to have the technical capabilities
of developing those kind of drones, जी, those kind of artificial intelligence instruments, those kind of sky defense systems. So you know, you are going to be all together 2-3 years from now. You might have tons and tons of arsenal as far as atomic energy is concerned. जी, You are not going to be able to use it. Before even you use it, it will be destroyed. जी, The artificial intelligence has gone now to such a level that they themselves are a platoon. एक आप एक बंकर में हो तो अगला वाला प्लेटून जाएगा, उसमें होल करेगा, पीछे वाले जाएंगे, जिसको मारना है मार के वापस आ जाए। जी, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो ये चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है। मगर आज के जमाने में भारत जो भी कर रहा है, वो मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। देश मेरा भी है, देश और किसी का भी है, तो हम भी देश के इतने ही हितैषी हैं, होना ही चाहिए। देश के लिए हमें इतना ही प्राइड है, होना ही चाहिए। तो ये लोगों से छिपा के आप नए नए हथकंडे क्यों कर रहे हैं? आपके सामने जो इश्यूज है वो इससे भी भयंकर इश्यू है। फूड सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी ए वेरी मेजर इशू, वाटर सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी ए मेजर इशू, एम्प्लॉयमेंट इज a major issue already now. Internal security, not external security, is going to be a major issue. So you have quite a few of the things which are already going to bother you. जी, उसको आप अटेंड नहीं करते और दुनिया भर की बातें करते हो, उसका तो कोई मतलब नहीं है। और आज के जमाने में अगर कोई जानना चाहे कि कहाँ क्या हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैपेबल इनफ टू गिव यू। तो क्या इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दम है वो चाइना को हो गया और वो आसानी से G20 के समिट में जो शी जिनपिंग है वो आने से उन्होंने मना कर दिया, और फिर भी हमारे जो विदेश मंत्री वो कह रहे हैं कि इससे गंभीरता कम नहीं हो जाती चीन की जो जिम्मेदारी। हमारे विदेश मंत्री है नेव है, he is not coming out of that bureaucratic mentality. Jaishankar at times makes goofing ups, which are I don't think I would rate him as somebody who is having the kind of finesse. मगर अंग्रेजी बोल लेते हैं, और अंग्रेजी बोलना ये सरकार में क्वालिफिकेशन है जी। तो सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी अगर आप बोल लेते हो तो पॉलिटिशियन को किसी को विदेश मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। पर आपने तो उल्टी बात कर दी। अंग्रेजी से ही तो नफरत की जा रही है, इंडिया हटाया जा रहा है, इसलिए जयनारायण सर अंग्रेजी से तो नफरत की जा रही है, अंग्रेजों ने जो दिया है। जयशंकर was not asked for the goofing up that happened with our Prime Minister. जी, the High Commissioner should have been called back from South Africa. एक ब्रेक ले लेते जी। प्रदीप सर, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि वर्तमान में भारत में जिस तरह से मुद्दे दिख रहे हैं कि इंडिया वर्सेस भारत एक नाम हो गया, फिर विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, क्या G20 की असफलता को छिपाने की कोशिश हो रही है? ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम, प्रदीप सर? नेहा जी, दो एक बातें मैं पहले आपसे बॉर्डर की और डिफेंस की बोलना चाहूँगा। जी जी। एक तो इशू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेरे विचार में हमने ज़रूरत से ज़्यादा रेलेवेंस दे रखा है। हाँ, यस, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, बट देयर आर आल्सो डिफेंस मेजर्स अगेंस्ट इट। ये इसी तरीके से वो काम होता है जैसे किसी ने टैंक बना दिया तो किसी ने एंटी टैंक गन बना ली, तो किसी ने एंटी टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया आप पर स्नूप और जिसको कहते हैं जासूसी करने के लिए, तो आपने अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स उसके बरखिलाफ तैयार कर लिए। तो इतना सिंपल नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सारा ही कुछ कर देगा। उसके पीछे भी आपके पास स्किल्ड और ट्रेन्ड मैन पावर होती है ऑपरेट करने के लिए। अगर आप एक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल भी लेते हो या वेपन लेते हो, उसको किस वक्त रिलीज करना है नहीं करना है, कंट्रोल तो एक ह्यूमन बीइंग ही करता है उसको।
ये है, ऐसा तो है नहीं कि ये ऑटोमेटिक वॉरफेयर चल रहा है, कंप्यूटर लड़े जा रहे हैं और बंदे जो हैं वो बैठे हैं आराम से अपने विस्की पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं जी। दूसरी चीज, जहां तक रहा बॉर्डर का सिक्योरिटी और डिफेंस और इंटेग्रिटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको बता सकता है कि चाइनीज फोर्सेस कहां तक आई हैं और हमारे वेपनरी पीजीएम्स वगैरह गाइड करके उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब होता है ग्राउंड होल्डिंग का रोल जी, तो आपको फिर सेना का इस्तेमाल करना ही होता है। मैन पावर आपको जरूरी आपके लिए है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो बाकी सारा कुछ जो है वो खत्म हो गया। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is an adjunct and a support system for fighting warfare. जी. So we can't be, completely dependent on rule that. out. जी. we can't just rule out कि ठीक है जी artificial intelligence आ गया, बाकी सारा कुछ खत्म हो गया. So that is one thing which one should be clear. जी. And we are also making great strides in artificial intelligence. It's not that simple that China alone is going to lead, from the front. The second thing which I want very clear to put across to your viewers, और मैं इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता जी। मेरे को इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर पूरा भरोसा है। इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं अब वो 62 वाले नहीं रहे। मैं खुद चाइना बॉर्डर पे रह चुका हूँ, मैंने फॉर्मेशन कमांड कर रखी है वहाँ पर, और मैं जानता हूँ कि जमीन के ऊपर कितना मेहनत करके और किस परिश्रम करके हमारे सैनिक जो हैं वहाँ पे डटे हुए हैं जी। चाइना को भी मालूम है, चाइना की आर्मी के पास किसी प्रकार का बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, और इंडियन आर्मी के पास लाइव बैटल एक्सपीरियंस जी। सो इतना सिंपल काम नहीं है कि चाइना हमारे को ये कर देगा या वो कर देगा। आपको भी लेकिन एक मेंटल प्रेशर चाइना कीप्स गिविंग टू इंडिया, ये तो दिखता है सर कि एक तनाव की जो स्थिति है। मेंटल प्रेशर क्यों लेते हो आप जी? मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस जो सैनिक तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, उन पर तो मेंटल प्रेशर नहीं है इस तरीके का। तो आप और मैं घर पे बैठे क्यों मेंटल प्रेशर ले रहे हैं? यस, मैं आपके जो गेस्ट स्पीकर थे उनके साथ जरूर सहमति जाहिर करूंगा। हमारे पास में इंटरनल चैलेंजेस बहुत हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज आपने अभी देखा है, हिमाचल उत्तराखंड में जैसे बाढ़ आई है, कितना डिस्ट्रक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। हमारी इकोनॉमी जो है जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, नौकरियां देने के लिए हमारे को इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, खाना देने के लिए हमारे को एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ चाहिए जी, हेल्थ हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन चाइना अगर हम सीमा को भी छोड़ दे, अपने भारतीय सैनिकों के शौर्य पर भी हमें बहुत भरोसा है, अगर सीमा को छोड़ दे भारतीय सैनिकों के जिम्मेदार या फिर जो है शौर्य के ऊपर भरोसा करके, लेकिन जब हम बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की करते हैं, तो यहाँ पर भी जो चीन का दबदबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत इस तरह के वैश्विक मंच का जी। देयरफॉर हमारे को अपने देशवासियों को जगाना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा देश को बनाने के लिए, और देश को बनाने के लिए एक एक इंसान, हर सिटीजन जिम्मेवार होता है, और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीजों के ऊपर जोर देना चाहिए हमारे को, जिससे नौकरियां भी बढ़े, पैदावार बढ़े, इकोनॉमी हमारी बढ़े और हम अपने बलबूते पे खड़े हो सकें। हर बार अमेरिका या रशिया या और किसी की तरफ देखने की हमारे को जरूरत ना पड़े, और फाइनली जिस दिन हम अपनी छाती चौड़ी करके खड़े हो जाएंगे कि भाई हम एक इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर हैं
हमारी इंडस्ट्री चाइना के मुकाबले में खड़ी हो सकती है, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन चाइना के मुकाबले में खड़ी हो सकती है जी। हमारे जितने भारतीय सिटीजन्स हैं जी, सारे खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके। ये जातवाद, रिलीजन, नाम, मजहब, इसके ऊपर वोट बैंक का बंटवारा ना हो, काम के ऊपर वोट जीती जाए। जी। हिंदुस्तान एक देश को बनाना इतना आसान नहीं है। जी। आप और मैं हम समझ सकते हैं, एक परिवार को भी बरकरार रखना और मोटिवेट करना काफी कठिन होता है। आपसी सामंजस्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर, क्योंकि समय समाप्त हो गया और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट थे वो हमसे जो है उनका संपर्क टूट चुका है, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो भारत की विदेश नीति है और विश्व मंच पर हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और उसका जो है एक चुप्पी खामोशी बरतना भी पीएम मोदी की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारी अटकलों को जो है हवा देता है। और ऐसे में चीन के प्रति जो हमारी नीति है, इस पर क्यों हम जो है लचीला अपना रवैया दिखाते हैं या फिर अनदेखी करते हुए नजर आते हैं, हम सख्ती करते हुए नजर क्यों नहीं आते। एक तरह का जो प्रेशर है वो चीन लगातार भारत के प्रति जो है बनाए हुए है। और G20 समिट में शी जिनपिंग का ना आना कई कारण बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आर्थिक स्थिति खराब है चीन में, बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शी जिनपिंग की जो सेहत है वो सही नहीं है, लेकिन ये सब अटकलें हैं। संकेत स्पष्ट ये है, जिस तरह से अशोक कांता जो कि चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं, वो कहते हैं कि ये उन्हें भी हैरान करने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग ऐसा करते नहीं है, वो मिस नहीं करते। यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी स्ट्रेट टॉक। info@justbroadcasting.com पर फीडबैक जरूर दे और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का हर रोज इंतजार रहता है। फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।